अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। नाजरीन, जैसा कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है और पूरी दुनिया में इस म्यूज़ियम दिन को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो ज़िंदा कौमें होती हैं अपने तारीख़ी विरसे को रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, उसको अपनी नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए जो अपने अजायब घर होते हैं, जो अपने म्यूज़ियम्स होते हैं, उनकी हिफाजत करती हैं और उसको मुल्क की सतह पे जो उसके इंतज़ामात होते हैं वो देखे जाते हैं और जो बराबर चीज़ों की हिफाजत करने के लिए एक इकदामात होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन अगर हम उस हवाले से पाकिस्तान के तारीख़ी विरसे पे नज़र दौड़ाएं, पाकिस्तान की तारीख पे अगर हम एक निगाह डालें तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो तारीख़ी विरसे से भरी पड़ी है। कदम कदम पे हमें तारीख़ी विरसे मिलते हैं, तारीख़ी चीज़ें मिलती हैं, नवारदात मिलते हैं, लेकिन अगर उनको महफूज करने की बारी आए, लेकिन अगर हम उसको देखा जाए कि इन चीज़ों की हिफाजत किस तरह से की जा रही है तो यहाँ पे एक सवाल निशान खड़ा होता है। क्योंकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बिलखसूस जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि अगर हम मुल्तान का जिक्र करें तो मुल्तान की जो तारीख है वो 5000 साल से भी पुरानी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितने तारीखी हमारे विरसे पड़े होंगे, कितनी हमारी नवारदात होंगी, कितनी बेशबहा चीज़ें होंगी जो यहाँ पे होंगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो हुकूमती सतह पे कोई भी म्यूज़ियम नहीं बनाया गया। एक म्यूज़ियम है जो प्राइवेट है, जो अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट इदारे चला रहे हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। आप आबिद इकबाल सहर साहब हैं, चेयरपर्सन हैं आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के। इनसे आज हम मालूम करते हैं कि जो म्यूज़ियम है उनकी हमारे माशरे में क्या इम्पोर्टेंस है, म्यूज़ियम क्यों होने चाहिए और पाकिस्तान बिलखसूस जो मुल्तान में म्यूज़ियम नहीं है इसके पीछे क्या वजूहात है, और अगर म्यूज़ियम होना भी चाहिए तो उसको किस मकाम पे होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुफीद हो सकें, वो जो तारीख़ी विरसा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। जी शुक्रिया। अच्छा आबिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि म्यूज़ियम की क्या अहमियत है हमारे माशरे में? म्यूज़ियम किसी भी मुआशरे का, मैं ये समझता हूँ कि अहम तरीन ये पॉइंट हुआ करता है, क्योंकि यहाँ से हम मुख्तलिफ़ अदवार का मुताला बहुत अहसन तरीके के साथ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में लोगों का लाइफ स्टाइल क्या था, उनके रहन सहन के तरीके क्या थे, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी वो अपने दौर में यूज़ किया करते थे, ये और इस जैसे और बहुत सारी चीज़ें जो इन पॉइंट्स के साथ मुंसलिक हैं, कम से कम वक्त में अगर कहीं स्टडी किया जा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़ियम हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन देखा जाए तो हमारे जितने भी बड़े शहर हैं, बिलखसूस मुल्तान की अगर हम तारीख़ी जो एक तारीख पे निगाह डाली जाए 50,000 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल या निशान है कि यहाँ पे कोई भी हुकूमती सतह पे, सरकारी सतह पे म्यूज़ियम नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान जिसकी तारीख़ 5000 साल से ज़ायद है, मुसलसल ज़िंदा शहर है, हर दौर में आबाद रहा। बिल्कुल। इतना कदीम शहर होने के बावजूद आज भी मुल्तान के बासी और मुल्तान म्यूज़ियम जैसी नेमत से महरूम है। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इसका कसूर कोई एक शख्स या एक गवर्नमेंट को हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुल्तान जो 5000 साल से ज़ायद तारीख़ का हामिल ज़िंदा शहर है जी। आज तक म्यूज़ियम से महरूम है। बल्कि मुझे तो तारीख़ में हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के तहरीर करदा वो अल्फाज इस वक्त भी जहन में आ रहे हैं कि जब आपने तहरीर किया था कि मुल्तान के मज़ाफ़ात में एक कस्बा लाहौर है। सही। अंदाज़ा लगाएं कि दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में तहरीर किया जी जी। कि मुल्तान के मज़ाफ़ात में एक कस्बा लाहौर है। तो इसका मतलब ये है कि मुल्तान की अहमियत उस वक्त भी कितनी थी, और लाहौर अगर कंपैरेटिवली हम स्टडी करें तो मुल्तान के
قریب بھی اس کی اہمیت نہیں تھی. تاریخی حوالے سے ملتان ہر دور میں انتہائی اہم ترین پوائنٹ رہا. یہاں یہ ملتان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ مختلف ادوار میں مختلف تاریخ کے سنگم ملتان کو میسر آئے. صحیح. یہاں الحمدللہ مسلم ثقافت سے تعلق رکھنے والے مسلم ادوار کی بہت بڑی تعداد میں عمارات خوبصورتی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں. ہندو کلچر کو اگر آپ دیکھیں تو ہندو کلچر کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنسٹرکشنز ملتان شہر میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی. بالکل. اسی طرح سے سکھ دور کو اگر آپ دیکھیں گے تو سکھ دور کی بہت ساری عمارات آپ بآسانی دیکھ پائیں گی. صحیح. انگلش ٹائم پیریڈ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو انگلش ٹائم پیریڈ میں بھی جتنی اہم کنسٹرکشنز ہوئی وہ ملتان میں آج بھی بہت ساری دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ملتان آج بھی اپنے بنیادی حق میوزیم سے محروم ہے. عابد صاحب، آپ نے کہا کہ یہاں پہ ملتان میں جو ہماری تاریخی ایک عمارات ہیں، سکھوں کی دیکھ لیں، ہندوؤں کی دیکھ لیں، وہ موجود ہیں، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو خستہ حال ہے. ظاہر سی بات ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے، کافی عرصے کی ہیں، لیکن وہ خستہ حال ہے. کیا حکومت اس طرف توجہ نہیں کرتی کہ ان کی جو مرمت ہے، ان کی جو تزئین و آرائش ہے، اس پہ کام کیا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اس کو؟ ملتان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتوں کو سامنے رکھنا انتہائی لازمی ہے. نمبر ایک کہ ان عمارتوں میں مقیم مقامی افراد یہ ممکن ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جن نکھرتے ہوئے گلاب کو ان کی خوشبو مان پڑ گئی، ان عمارات کو وہ تیزی کے ساتھ جو منہدم ہوتی چلی جا رہی ہیں. میرے ملتان شہر میں جگہ جگہ تنگ و تاریک گلیوں میں چھوٹی اینٹ کی، باریک اینٹ کی، انتہائی کمپلیکیٹڈ اور دیدہ زیب ڈیزائن سے آراستہ عمارات موجود ہیں، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ. بلکہ میں نے تو انڈیا کے حوالے سے ایک پوائنٹ یہ پڑھا تھا، ایک سینٹینس پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ تحریر کیا تھا کہ ریئل انڈیا از پاکستان. یعنی اگر وہ اپنے کلچر کو، اگر وہ اپنی کنسٹرکشن کو، آرکیالوجی کو اگر وہ کہیں دنیا کے نقشے پر دکھانا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کی ایگزامپلز دیتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے جو مقامی دوست ہیں ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. ایک تو انہیں خود بھی تھوڑا سا یہ احساس ہونا چاہیے کہ انتہائی اہم ورثے کے مالک یہ لوگ ہیں، اپنے ورثے کو پامال ہونے سے بچائیں. دوسرا، گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف توجہ دے. بالکل توجہ دے، تاکہ جو ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے پرانے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جو ان کے آبائی گھر ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. پرانی عمارتیں ہیں، لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور انہی عمارتوں کو گرا کے اسی جگہ پہ وہ نیو بلڈنگز بنا رہے ہیں. جیسا کہ دیکھنے میں آئے ہیں خوبصورتی سے وہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں چونکہ وہ خستہ حال ہو چکی ہیں اس کو وہ گرا دیتے. کیا حکومت نے اب تک اس طرف کوئی توجہ نہیں کی؟ وہ جو عمارتیں گرائی جا رہی ہیں انہی جگہوں پہ نیو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ خاص طور پر توجہ دے اس سائڈ پر کہ جو ہمارے یہ قومی ورثہ پامال ہوتا چلا جا رہا ہے، خدا را اس پامالی سے اس ورثے کو بچایا جائے. آپ حسین آگاہی ریڈ سے اگر اوپر چڑھیں تو حافظ کا ملتانی سون حلوہ بہت مشہور ہے ملتان میں. اس سے تھوڑا سا آگے چل کر لیفٹ ہینڈ پر ایک انتہائی خوبصورت عمارت تھی ملتانی چند، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اس کی انوگریشن کی جو پلیٹس تھیں 3.5 فٹ کی 2 وہاں لگی ہوئی تھی، اس پہ جو ان کا سن تھا وہ 1907 تھا. ایک انگلش میں تھی اور دوسری اردو میں، ایک انگلش میں اور دوسری ہندی میں وہ پلیٹیں موجود تھیں. اور اس کو بلڈنگ کو گرایا گیا. جب اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے وہ مزدور وغیرہ آئے تو ہم نے کوشش کی کہ وہاں ان لوگوں سے
बात करें कि मेहरबानी फरमाएं इसको किसी तरह से बचाया जाए, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी में थे कि हम उस बिल्डिंग को ना बचा सके। नहीं माने वो 2019 में उसको एबॉलिश किया गया और इस तरह से करीबन 1 सदी और 10 साल के बाद वो खूबसूरत इमारत जो है वो ज़मीबोस की गई। इस किस्म की फ़कत ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। शहर मुल्तान में इस किस्म की बिल्डिंग्स बिखरी पड़ी हैं और मैंने खुद देखा है कि वो जब गिराई जाती हैं, असल में जब हम लोगों को ये शऊर देने की कोशिश करते हैं या अपना मैसेज देते हैं कि इन इमारात को बचाया जाए, तो उनका मेन पॉइंट 2 हैं। नंबर 1 कि उनके पास वसाइल की कमी है, और नंबर 2 वो ये कहते हैं कि ये छोटी छोटी बारीक ईंटों से जो बनाई गई इमारत हैं यकीनन देखने में दीदा ज़ेब हैं, दिलकश हैं, खूबसूरत हैं, हसीन हैं। इसके बावजूद उनका कहना ये है कि आज चूँकि ये जदीद दौर है, अगर ये छोटी ईंटों की मोटी मोटी दीवारें हम इनको गिरा देंगे तो मोटी ईंट के साथ जो एक सिंगल ईंट के साथ कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसकी वजह से बहुत सारी जगह हमें बच जाएगी। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जहाँ प्लाजे आ चुके हैं, जहाँ मार्केटें बन चुकी हैं, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग ऐसा करते हैं। मैंने खुद देखा कि ट्रालियाँ भर भर के वो छोटी ईंट की ट्रालियाँ जो हैं वो 1000 और 1500 रुपए की ट्राली के एतबार से वहाँ से बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो हैं वो जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और दूसरा उनको अवेयरनेस नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आबिद इकबाल साहब से हम मज़ीद जानेंगे जो अजायब घर हैं उनकी क्या अहमियत और अफादियत है, और मुल्तान में अगर बनना भी चाहिए कि कभी हुकूमत को ख्याल आ जाए एक म्यूज़ियम बनाने का, वो किस जगह पे होना चाहिए। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। अपनी छत, हर एक का ख्वाब जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदा ज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड। Designed by Landmark Consultants, a project by AYQ Developers, Union Complex Lahore। जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह।
सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। आवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय HA इंटरप्राइज। अब आपकी किस्मत nine 360 बैक नाजरीन, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो मुल्तान में तारीखी जो अमारात हैं वो गिराई जा रही हैं और उन जो हमारा विरसा है, तारीखी विरसा, वो दिन ब दिन ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो हम आबिद इकबाल सहर साहब से मज़ीद जानेंगे कि आबिद साहब ये बताइए कि अगर कभी हुकूमत को ख्याल आ भी गया कि जो हमारे तारीखी विरसा है उसको बचाया जाए, हमें अपनी अगली नस्लों के लिए उसको महफूज किया जाए, तो आपके ख्याल में मुल्तान में ऐसी कौन सी जगह है जो म्यूज़ियम बनाने के लिए सूटेबल है, जहाँ पे जो लोग हैं वो आसानी से उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं? मुल्तान में म्यूज़ियम के क़याम के हवाले से हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरसा दराज से इस आवाज़ को उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और दीगर दोस्तों के ज़रिए। सही। 2008 में
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुल्तान में घंटाघर की बिल्डिंग को बतौर मुल्तान म्यूज़ियम के अनाउंस किया था। ये वो सन है कि जब फंड्स का इजरा भी अमल में आया, फंड्स जारी भी हुए। घंटाघर की बिल्डिंग की तज़य्युन व आराइश के लिए महकमे ने जो एक तखमीना लगाया, मेरी मालूमात के मुताबिक वो करीबन 4 करोड़ और 70 लाख के करीब, यानी 4.25 करोड़ के करीब था। सही। घंटाघर की बिल्डिंग को खूबसूरती के साथ उसको देखभाल की जाने लगी, तज़य्युन व आराइश की गई। 2008 में जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट की तो हम ये समझ रहे थे कि शायद हमारी मंजिल बहुत करीब है। वो आवाज़ जो अपने वालिदैन के साथ मिलकर हम अरसा दराज से मुल्तान म्यूज़ियम के क़याम की उठा रहे थे, हम ये समझते थे कि मंजिल के हम करीब पहुंच गए हैं। 2008 के बाद 2013 में साबिक DCO मुल्तान नसीम सादिक साहब मुल्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुल्तान में घंटाघर की बिल्डिंग की एक्सटर्नल जो बाउंड्री वाल थी उसको गिरा दिया। ऐसा क्यों? वो घंटाघर की जो शाहरा थी वहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक रश बहुत ज़्यादा था और वो उस वक्त की ज़रूरत भी थी। जी। इसलिए घंटाघर शाहरा को कुशादा करने के नाम पर उसको गिराया गया, उस शाहरा को कुशादा किया गया। लेकिन आबिद साहब, क्या लाजमी था कि वो जो हमारी दीवार थी, तारीखी दीवार थी, उसको गिराना लाजमी था? अगर हमने कुशादा करना भी था तो कोई मुतबादिल रास्ता भी तो हो सकता था। मुतबादिल रास्ते यकीनन हो सकते थे, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म्स पर मैं समझता हूँ कि मबनी थे। सही। इसलिए शायद कि उस वक्त शॉर्ट टर्म यही था फैसला। लेकिन हुआ ये कि जब दीवार को गिराया गया तो मुल्तान से महकमा आसार कदीमा ने घंटाघर की बिल्डिंग को नामुनासिब करार दे दिया, ये कहकर कि इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री वाल नहीं है, यहाँ शोर के मसाइल ज़्यादा हैं, अगर यहाँ म्यूज़ियम बन गया तो पार्किंग का एरिया अवेलेबल नहीं है, यहाँ नवादरात की हिफाजत के लिए सूटेबल इंतज़ामात नहीं हो पाए। अच्छा, मतलब पहले उसकी दीवार गिराई गई, फिर ये कह के उसको रोक दिया गया कि सूटेबल नहीं है। देखिए, मैं किसी पर भी यहाँ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और ना लगा सकता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्तान के बुनियादी हक म्यूज़ियम के लिए आवाज़ को मुहज़्ज़िब अंदाज में उठाना है। मैं तारीख़ी हवाले से इस बात को मेंशन कर रहा हूँ कि 2008 में घंटाघर की बिल्डिंग को मुल्तान म्यूज़ियम के नाम पर नॉमिनेट किया गया, फंड्स जारी किए गए, तज़य्युन व आराइश की गई। 2013 में नसीम सादिक साहब तशरीफ़ लाए, घंटाघर की रोड को कुशादा करने के लिए एक्सटर्नल बाउंड्री वाल को गिराया गया और महकमा आसार कदीमा मुल्तान ने इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम के लिए नामुनासिब करार दिया। जैसे ही इसको नामुनासिब करार दिया, फिर दोबारा से हम यही समझने लगे कि जहाँ से हम चले थे, जिन आवाज़ों को लेकर, हम दोबारा से उन्हीं आवाज़ों पर मौजूद हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर मौजूद हैं। ये अलमिया है मेरे मुल्तान का। मैं आपके इस खूबसूरत चैनल की वसातत से ये पैगाम हर दोस्त तक पहुँचाना चाहूँगा कि कोई एक भी ऐसा शहर पूरी दुनिया में आप नहीं दिखा सकते जिसकी तारीख़ इतनी कदीम हो, जो मुसलसल ज़िंदा व जावेद हो, मुसलसल आबाद हो और मुसलसल आबाद रहने के बावजूद म्यूज़ियम जैसी नेमत से महरूम हो। जी जी, आप ये देखें कि हाल ही में कलर कहार म्यूज़ियम का इफ्तिताह अमल में आया। बिल्कुल। राम प्यारे म्यूज़ियम गुजरात में म्यूज़ियम बनाया गया। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए, लेकिन उन इलाकों की तारीख़
मुल्तान से अगर कंपैरिजन करें तो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं देती। यकीनन जब भी पूरी दुनिया में खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से जिक्र होगा, आसार कदीमा के हवाले से जो हमारी पुरानी तारीख है, तहजीब है, उसके हवाले से जिक्र किया जाएगा तो यकीनन मुल्तान का जो नाम है वो सफ़े अव्वल पे हमें नज़र आएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो मुआशी मसाइल हैं उसके बावजूद मुल्तान में जो म्यूज़ियम है वो बनना लाजमी है? देखिए, मुआशी मसाइल जो हैं क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इसी अंदाज में हम सुनते चले आ रहे हैं और यकीनन है मुआशी मसाइल, और वक्त के साथ साथ ये मुआशी मसाइल मैं ये समझता हूँ कि बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि हम खाना ना खाएं? ये कैसे मुमकिन है कि हम लिबास पहनना छोड़ दें? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम इतनी तारीख़ के हामिल जिंदा व जावेद कदीम शहर के बासी होने के बावजूद म्यूज़ियम जैसी नेमत से महरूम रहें? बिल्कुल, मुल्तान में हुकूमती तरफ से तो कोई म्यूज़ियम नहीं है जिसकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही हो, सरकार कर रही हो। आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? मेरे ताल्लुक़ ख़ानदान रोहतक से है। मेरे आबा व अजदाद व असलाफ रोहतक इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए 1947 में, और उस वक्त जब रोहतक से ख़ानदान रोहतक का काफ़िला पहुंचा था तो ज़्यादातर अफराद जो थे वो लठ बरदार थे। बिल्कुल। और यही वो काफ़िला है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा से सलामत ज़्यादा यहाँ सही अंदाज में पहुँचने में कामयाब हुआ था। तो ख़ानदान रोहतक ने अपनी मदद आपके तहत, हमारे आबा ने अपनी पुरखों की निशानियों को संभाल कर रखा और उनको हमारा शहर अंदरून शहर की तंगो तारीक गलियों में है, हमने वहीं इनको तरतीब देना शुरू किया। सही। तांबे और पीतल के बर्तन थे जो मेरी वालदा और उनकी वालदा जो जहेज़ में आया करते थे उनको संभाल के रखा गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख़ी नवादरात हैं, उनको हमने संभाल कर रखा। कलमी नुस्खा जात हैं जो कदीम दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, हाथ के लिखे हुए ये कलमी नुस्खा जात बहुत ज़्यादा कदीम हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको रखा। और वक्त के साथ साथ इनको हमने फिर अपना कंट्रीब्यूट किया कि ख़ुद जदीद पैमाने पर भी जितनी चीज़ें जमा कर सके। उसका मकसद सिर्फ ये था कि जिस तरह से लाहौर में फ़कीर खाना म्यूज़ियम मौजूद है, प्राइवेट म्यूज़ियम मौजूद है, और पंजाब म्यूज़ियम की एक पूरी गैलरी मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो फ़कीर खाना म्यूज़ियम की डोनेटेड है। बिल्कुल। यानी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बहुत सा काम पाकिस्तान में किया है, और मैं मुल्तान में भी ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों से वाकिफ़ हूँ कि जिन्होंने बहुत सारी अपनी निशानियों को संभाल के रखा हुआ है। इसको हमने जो म्यूज़ियम का नाम दिया वो इसीलिए दिया कि कम अज़ कम हमारे मुल्तान में जब तक हुकूमती सतह पर नहीं बनता तो लोग अपनी पहचान को देखने के लिए आएँ, हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमारी पहचान है क्या। बिल्कुल। हुकूमती तरफ से तो कोई म्यूज़ियम नहीं है, आपने बनाया जिसको आपकी जो चीज़ें हैं वो उसमें मौजूद हैं। हुकूमत ने कभी आपको इस हवाले से मदद की कि जो म्यूज़ियम है उसकी सरपरस्ती के लिए कोई जैसे फ़ंड्स होते हैं, कोई बातचीत होती है, वो कभी आपसे रब्ता किया गया? ऐसा रब्ता अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में हुकूमत वक्त से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमती सतह पर मुल्तान में फ़िलफ़ोर म्यूज़ियम का क़याम अमल में लाया जाए। और अगर हुकूमत ऐसा करती है तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ी सी अपनी निशानियाँ जो हैं खुशी के साथ हम डोनेट करेंगे म्यूज़ियम को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि आप हिस्ट्री प्रमोटर्स हैं, सोशल मीडिया पे आप कुछ चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है इस हवाले से? क्या लोग देखना चाहते हैं अब भी हमारे जो अजायब घर है? क्योंकि आपने पहले कहा कि लोगों का ये मौक़िफ़ होता है कि जो पुरानी इमारत है उनको गिराई जा रही हैं ताकि हमें न्यू जो इमारत है, नई जिद्दत के साथ जो बिल्डिंग्स बन रही हैं हम वो बना सकें, जगह जो घेरे हुए हैं वो कम से कम हो सकें। तो अब आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो अब भी देखना पसंद करते हैं जो पुरानी इमारत हैं, उनका कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है? मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी टॉपिक हो
कोई भी मौजू हो, उसकी ऑडियंस और उससे मुंसलिक रहने वाली शख्सियात मखसूस हुआ करती हैं। बिल्कुल। चाहे वो आपकी सियासत है, चाहे वो आपका समाज है, वो आपकी सकाफ़त है, कोई भी चीज़ हो, हर मौजू के हवाले से मखसूस अफराद हुआ करते हैं जो उसको लाइक किया करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अपनी इस सकाफ़ती पहचान को देखना चाहती है, इसको सलामत रखना चाहती है और अपनी बिसात आपके तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, इस हवाले से आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, हमारे लोगों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मुल्तान हर दौर में इंतहाई अहमियत का हामिल शहर रहा। बिल्कुल। इंतहाई अजीम और नामवर शख्सियात मुल्तान ने हर दौर में जन्म दिया। इसके बावजूद उन तमाम शख्सियात से ताल्लुक़ रखने वाली अशिया, उन तमाम अफराद के कारनामे, ये तमाम ज़्यादा अच्छे अंदाज में हम अपने लोगों तक, आने वाली जनरेशन तक इस तरह से महफूज रख सकते हैं कि अगर हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम का क़याम अमल में लाया जाए और उनकी चीज़ें और उनसे मुंसलिक अशिया वहाँ रखी जाएं। जिस तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अशिया काबिल जो उनके इस्तेमाल में रही, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अशिया जो हैं जो उनके काबिल इस्तेमाल में रही थी, वो तमाम महफूज रखी गई हैं। इस तरह से मैं ये समझता हूँ मेरे मुल्तान में भी बहुत नामवर और अजीम शान शख्सियात ने जन्म लिया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे आबिद इकबाल सहर साहब। वो हमें आज म्यूज़ियम डे है उस हवाले से आगाह कर रहे थे कि जो हमारा तारीख़ी विरसा है वो किस कदर अहमियत का हामिल है, और अगर तारीख़ी विरसे के हवाले से पाकिस्तान के शहरों में बिलखसूस मुल्तान का नाम लिया जाए तो वो एक उसका कल्चर इतना रिच है अपने तारीख़ी नवारदात के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती है, यकीनन ये हमारी बदकिस्मती है और हुकूमती सतह पे एक गफलत की जा रही है। जो हमारी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, वो दिन ब दिन जो है ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन जो है ख़त्म होने में नज़र आ रही है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान फरहाना खान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।